Namaste. So now let us cover out Limitation Act. So we'll be covering it out in two lectures. This lecture is primarily related to the theory portion. Why am I taking you to the Limitation Act at this stage after having covered a substantial amount of CPC? Is because I do not want you to get bored from CPC ki yaar kitna hi zyada hai, because it is a voluminous subject. So let us break it out because CPC is always read with the Limitation Act. I believe now you are in a very safe position to understand what limitation really is. तो लिमिटेशन एक्ट 1963, ये ईयर तो हमेशा ही याद होना चाहिए. नाउ व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन योर मेंस, ऑलवेज डू राइट द फुल नेम ऑफ द एक्ट एंड द ईयर. तो इसको अब ईयर्स हमें याद करने पड़ेंगे. वील गेट टू दोज. मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आपको उसको 5 बारी लिखना है एंड यू विल ऐड ऑन एंसिलरी एक्ट्स टू दैट बेस्ड ऑन विच एवर स्टेट दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. नाउ लिमिटेशन शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है दैट इट विल limit, right? It limits you to approach a court of law. Basically लिमिटेशन को समझने का जो तरीका है वो ये है, अगर आप समझते हैं कि अगर लिमिटेशन ना होती तो क्या होता. अब मान लेते हैं, लेट अस से कि आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट हुआ, सिविल नेचर का ऑफ कोर्स, और ईश्वर ना करे आपका चले किसी और का. अब 20 साल बाद आपको याद आता है कि आपने यू वांट टू सू ओवर दैट. नाउ इमेजिन एविडेंस कहाँ से आएगा, यू एज अ जज ट्रायल कैसे करेंगे, दो तीन लोग गुजर भी चुके होंगे मोस्ट लाइकली, तो जस्टिस कैसे होगा. या अगर आप सोचें कि लिमिटेशन ना हो, कोई भी कभी भी उठ के कोर्ट में आ जाएगा और कहेगा भी मेरे को तो न्याय दो, चाहे उस बात को 40-50 साल हो गए. Civil side पे of course, criminal पे this act mostly does not apply, except now there are exceptions to it. So if there is an exception, be rest assured it is a question of your exam. If anything in the given law is an exception, it has to pop up either in the pre or in the mains associated with the, of course, if they ask you a question on the subject. All right. अगर ये ना हो तो कोई भी किसी भी टाइम उठकर आएगा. Let us say that you are running a restaurant एंड यू सर्व अ बोल ऑफ नूडल्स. चौमिन आपने सर्व करी और उसके अंदर से कॉकरोच निकल आया. या चलिए आप नहीं, आप रेस्टोरेंट नहीं चला रहे, थोड़ी सी जरा बेइज्जती हो जाती है, आप कस्टमर है और आपको ऐसे चौमिन में कॉकरोच मिल गया. उस टाइम तो आपने उसको कहा कि अब मैं बिल तो आज नहीं दूंगा, और फिर उसने अपनी गलती मान ली और सब कुछ ठीक है जी, हो गया. 5-7 साल बाद आपको लगता है दैट यू वांट अ रेमेडी, यू वांट योर मनी एंड यू रियली वांट टू टेक हिम टू टास्क एंड यू अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट सबसे पहले आपको क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा भाई साहब आप सो रहे थे इतने टाइम से, क्योंकि अगर आप सो रहे हो तो मैंने आपके पिताजी की नौकरी, ऑफ कोर्स ये मेंस में मत लिखना, ये हमारी कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, पता चले ये आदमी ये सब कोट करके रहे हो तो बाहर फेंक देगा आंसर स्क्रिप्ट. तो वो कह रहे मैंने आपके पिताजी की नौकरी करी है जो मैं इतने साल बाद आपका क्लेम एंटरटेन कर दूंगा. आप कहाँ थे? द ड्यूटी वॉज ऑन यू. So the Limitation Act, primarily speaking, encodes this very. अब इसको हम हिंदी का मैक्सिम तो बना नहीं सकते कि मैंने आपके पिताजी की नौकरी थोड़े ना करी, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये यही कॉन्सेप्ट है इस एक्ट का, कि मतलब किसी भी टाइम तुम मुंह उठा के आ जाते हो. एक रीजनेबल, एक जस्ट टाइम है जिसमें आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. तो उस टाइम के अंदर अंदर आप आइए. अगर आप नहीं आए, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो कोर्ट भी नहीं लड़ेगा. राइट. अब सिंस आप जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप अगर आप सीपीसी के कोर्स में हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग दिस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट. हाउएवर आई एम टॉकिंग टू माय जुडिशरी बैच एज आई ऑलवेज डू. तो इसमें आप ये बात समझेगा कि आप एज अ जज सबसे पहले जब भी आप चेक करेंगे, जब भी फॉर एग्जांपल आप जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने 2 चीजें हर टाइम पे सिविल साइड पे चेक करनी है. दैट इज jurisdiction limitation. Because the Limitation Act actually casts a duty on you to check whether you are competent enough to try the suit or not, or if it is barred by limitation or not. Alright, so let's go step by step. So limitation के अंदर अगर हम थोड़ी सी, जहाँ पे भी अब आपको ये मतलब कहीं मौका मिले ये थ्योरी करने का, तो this theory is generally very useful as well. Now law is of course of two kinds. Primarily the classification of law is of two kinds based on its nature, that is substantive, and then the other is procedural. Substantive is primarily details out the rights and liabilities of the subjects, and procedural is procedure of enforcement of those rights and liabilities. And since we are in our CPC का course, तो यहाँ पे ये जो rights and liabilities, ये वाला जो सीन है,
procedure is always a handmaiden of justice. The procedure will aid for you to give a decision based on substantive laws, but however, your courtroom, the master of which the room that you are, will be, that room will run based on procedural laws. All right. तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके, या राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्जेक्ट्स वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, या एक्ट कौन कौन से हैं. सो आईसीए 1872, आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932, आईपीसी 1860 और न्यू आईपीसी भारतीय न्याय संहिता 2023. आपने ये लिस्ट बना लेनी है और इसमें अपने रेलेवेंट सिलेबस की एक्ट्स भी डालनी है विद ईयर्स. तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर बाय मेमोरी यू हैव टू राइट डाउन द एक्ट का नाम एंड इट्स एसोसिएटेड ईयर एज वेल, बिकॉज हर बारी जब हमने मेंस में अपना आंसर लिखना है हमें ये ईयर बार बार, मुझे वो सामने ऑफ कोर्स दिल्ली में तो बैर एक्ट दे ही रखा ही होगी, आपको ईयर बार बार लिखिएगा. It is just, it just makes it look better. I'm not saying that you'll be securing more marks, but maybe we can induce the examiner to give us that damn extra half mark, because that is what it takes to clear a competitive exam, right? मतलब ये वो है, हम दुल्हन को अच्छा खासा मेकअप करा के भेज रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे दूल्हा दुल्हन इक्वालिटी के केस में दोनों ही बिना मेकअप के पहुँच गए तो आप कौन, ये फंक्शन में ही आए हो आप. तो इसलिए ईयर्स जरा जरूरी है. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, आईपीसी 1860, भारतीय न्याय संहिता 2023, दे आर एग्जांपल्स ऑफ सब्सटैंटिव लॉस. और प्रोसीजरल में आपके पास है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आपका ये विच इज नाउ द न्यू भारतीय साक्षी अधिनियम 2023, सीपीसी 1908, सीआरपीसी 1973 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो संहिता और अधिनियम, सो अधिनियम इज एक्ट, संहिता इज अ कोड. ऑलराइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट? थोड़ा सा गूगल पे करके दीजिएगा. दैट्स बियॉन्ड द परव्यू ऑफ आवर ऑनलाइन कोर्स फॉर सीपीसी एंड लिमिटेशन राइट नाउ. बट ठीक है, मैं जनरली जो जुडिशरी वालों को जो जनरली मिसलेनियस लॉज में आपको समझा दूंगा, बिकॉज यू नीड टू नो एज अ, पता चले उसने इंटरव्यू में पूछ लिया फिर क्या करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट. अच्छा, तो ईयर्स वगैरह याद रखिएगा. सो दिस इज प्राइमरली सब्सटैंटिव एंड दिस इज प्रोसीजरल. प्रोसीजरल को कभी कभार कई किताबें एडजेक्टिव भी कहते हैं, बट वुड्रॉफ की एक किताब आती है एविडेंस में, वो कहता है नहीं, प्रोसीजर और एडजेक्टिव में भी अंतर है. We won't go into such hyper technical details because that is beyond the purview of our exam, because हमने research या PhD नहीं करनी है. All right. However, ये जो distinction है substantive और procedure की, it is usually, it is not very crystal clear, because rights are sometimes hidden in procedure as well. For example, bail under the CRPC. Now, whenever I say CRPC, अभी मेरी जुबान पे थोड़ा टाइम लगेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा से BNSS आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, so I'll just refer it to as CRPC only, क्योंकि when I'm shooting this, those acts will have arrived, and if you are in our judiciary batch, then we have sent you the newer acts as well. कोरियर आपका जा चुका होगा, अगर नहीं जाए तो हमसे संपर्क करें, हम आपको वो पहुंचवा देंगे. Alright. तो now history. So Hindu law had no period of limitation. Now, अच्छा एक सेकेंड, हिस्ट्री वगैरह नोट्स बनाने से पहले open your Bear Act, and I'll also open it here, and I'll open it on the screen because I'm not carrying a physical copy today. But overall जरा इसका एक structure देख लेते हैं, because that is very very important. So Limitation Act 1963, arrangement of sections. So there is a part 1, there is a part 2, there is a part 3. However, जरा section number देखते हैं. Sections, how many sections are there? So section 32 of course has been repealed. It is 32 official जो title number of sections are there. 32, however 29 भी repealed है, 32 भी repealed है. The schedule. So it says there is something called as a schedule. All right. अब यहाँ पर दो तीन चीजें हमने देखनी है. So open your schedule. Open the schedule. Schedule के अंदर जो pointers जो वो दे रखे हैं, they are called as articles. So this is perhaps मतलब perhaps maybe the only act जिसमें article शब्द outside of the constitution is being used. So this is article 1, this is article 2, this is article 3. So you have 3 columns. You have a description of suit, you have the period of limitation, and you have the time from which period begins to run. Now these two tables, in the pre का exam, they eat these 2 columns rather alive. भाई साहब ये तो बड़ा अच्छा बात. हाँ, क्योंकि वो पूछ सकता है ना. अब आप कहेंगे मैं क्या ये सारे के सारे रट के जाऊँ? नहीं रटने. It is impossible कि सारे रटने. By default the answer choice is 3, but usually क्या वो default ही पूछते हैं आपसे, या वो पूछते हैं exceptions. तो आपने क्या करना है, आपका काम है, आपका homework, if you want to master the subject, you have to go through the PYQs of your chosen state, and then you have to cover out कि ये किस सूट या डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, या आप कह सकते हैं ऑफेंस ऑफ कोर्स क्रिमिनल साइड पे होता है. हाउएवर लेमैन लैंग्वेज में ऑफेंस
के लिए ये उसका टाइम पूछ रहा है, और बार बार लगातार यू विल स्टार्ट स्पॉटिंग अ पैटर्न. ऑफ कोर्स आई विल आल्सो गिव यू अ लिस्ट, लेकिन अगर आप ये काम मेरे लिए कर सकते हैं, इफ यू ट्रूली वांट टू really clear it and clear it with a damn good rank, well this is it. तो यूजुअली क्या होता है कि प्रीलिम्स ऑफ कोर्स काउंट तो नहीं किया जाता in your मेंस का टोटल का स्कोर एंड फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड. बट इमेजिन वाइवा में, of course I'm not saying that this is compulsory in every scenario, of course. Let us say that he has your pre-key rank and pre-key rank 5 या 8 या 10 versus pre-key rank 200 या 300 या 400. Makes that slight impact, doesn't it? For example, if you are the interviewer. However, of course they cannot count the marks because it's a screening exam. I'm just saying that just for impression's sake. So for example, I can even, of course it's not an example, but I can take my shirt off and still teach you the same thing. However, wearing this jacket makes that slightly formal impact, and we are fighting for each and everything, and we are also playing around with the psychology of the examiner. All right. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, so you will see 3 years, 3 years, 3 years, suits relating to contracts 3 years, 3 years, everything is mostly 3 years. Homework for you post this lecture is you will open your bare act limitation में, एंड 3 years की जहाँ पे 3 year नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कहीं पे 12 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 30 है, मार्क करके रखेंगे. ऑलराइट, मार्क करके रखेंगे, एंड यू विल मेक अ नोट इन योर नोटबुक ऑफ कोर्स. एंड ये जो चीज़ें हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट ओवरऑल आप ये जरा थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, suit when the lender has given a check for the money, when the check is paid, that is, well, मतलब जब आपने चेक सामने वाले को प्रेजेंट करा कि भाई मेरी पेमेंट कर दो, और वहां पे पेमेंट नहीं हुई, ठीक है जी, तो when the money is received, when the interest becomes due, they ask you ये time from which period begins to run. कि किस दिन से लिमिटेशन गिनूं. लिमिटेशन उस दिन से गिनूं जिस दिन तुमने चेक दिया था, उसने जेब में डाल लिया, या उस दिन से गिनूं जिस दिन तुमने साइन करके अपनी जेब में रखा था, या उस दिन से गिनूं जब उसने चेक प्रेजेंट करा है और उसको पैसे नहीं मिले. सो दीज आर स्टैंडर्ड प्री के एमसीक्यूज. तो सेक्शंस तो बहुत ही कम है, राइट, सेक्शंस बहुत ही कम है, तो सारा खेल हमारा जो है वो यहाँ पर है. अच्छा, एक रेजिडरी आर्टिकल को मैं पहले ही मार्क करा देता हूँ ताकि मुझे बार बार नहीं आना पड़े. ओपन आर्टिकल 113. It says any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule, the default answer is 3 years. When the right to sue accrues, we will remember this concept and we'll come back to it for our main notes. ठीक है जी. तो यहाँ पे second division appeal. So this schedule is divided into 3 divisions. Let us look at those divisions. Part 1, suits relating to accounts. अच्छा नहीं, this is not the division. Let me see. First division, हाँ ये रहा. Sorry. First division, suits. First division is suits. Now we go to the second division. So the schedule is overall divided into 3 divisions. And part 7, suit relating to torts. We are not caring about the parts. 113 के बाद आएगा, आजा. Second division is appeals. Okay. And then it has to go to a third division which will go to applications. तो ये mark out कर लीजिए. So article 11 ये आपका 114 to 117 is your second division. Article 118 कॉन्स्टिट्यूशन की याद आ जाती है आर्टिकल बोलते ही. Article 118 and it goes to how many are there? 136. In fact 137 only because we are considering divisions, not parts. So that is the third division. और उससे ऊपर वाला article 1 to article 113 is the first division. So the 3 division में हमने divide करा suits, applications, suits and appeals and applications, right, if I'm not mistaken. Yeah, so suits, appeals and applications 3 में divide कर दिया. All right. Now Hindu law had no period of limitation. Now we'll just go to the history geography of this act and then come back into the main act in which we'll open up our sections. कुछ section तो मैं इसमें कराऊंगा like 3, 4, 5, but overall वो जो बाकी जो sections हैं, because we have to see each and everything in detail, that we'll cover out in the next lecture, because I'll also need a physical copy of my bare act. Physical copy, I'll basically get it marked beforehand. I'll mark it beforehand, prepare the lecture, and then basically deliver the lecture to you. So Hindu law में there was no period of limitation. However उस time पे भी, in fact मतलब उस time आज के time में क्या ही फर्क पड़ता है,
बट होता गया दैट ऑल ऑफ आर लड़ाई, यू नो, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज लड़ाई इज ओवर लैंड प्राइमरली, जमीन ही है, पानी के ऊपर, मतलब समुद्रों के ऊपर भी लड़ जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लड़ते बिकॉज इट इज़ क्वाइट फ्लूइड. नाउ यू कैन नॉट मेक मोर ऑफ लैंड, राइट? लैंड इज अ वेरी लिमिटेड, एंड लैंड की ही अगर आप देखें तो ऑल एनिमल्स आर वेरी टेरिटोरियल इन नेचर. In fact, if you were to ask me, if you were to go into the deity concept, like for example gods multiple forms, अभी उत्तरा काशी के अंदर एक पहले देवता जी की पूजा हुई, फिर वो लोग टनल से बाहर आ पाए, तो मतलब डीटीज जो लोकल देवता, ग्राम देवता, गांव देवता, एंड लाइक फॉर एग्जांपल भैरव जी इज आल्सो कॉल्ड एज क्षेत्रपाल, राइट? तो क्षेत्र का पाल एज इन लिमिटेशन, जो एरिया की जो लिमिटेशन उसके पाल, पाल द्वारपाल. तो ऑल ऑफ आर, तो जो लोग कहते हैं द वर्ल्ड इज वन, ये वो एक्चुअल वो तो एकेडमिक बात है, बट रियल लाइफ में सारी सारी जो लड़ाई है वो जमीन की है. तो यहाँ पर हिंदू लॉ had no period of limitation except one limitation period that used to exist, that was for 20 years, which was of acquisition of title and mostly relating to land and immovable property, कि कोई किसी ज़मीन पे uninterrupted तरीके से, फ्री फ्लोइंग तरीके से जाके बैठ गया 20 साल, वो ज़मीन उसकी हो गई. अब शुरुआत करते हैं ना, आज मैं कह रहा हूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ऑफ कोर्स देयर इज अ लैंड लॉन्ड अटैच्ड टू इट, सो वो कहता है मेरी ज़मीन है, उससे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, है तो एक्चुअली प्रकृति की, है तो उस परमात्मा की जिसने ये बनाई, वो तो हम लड़ रहे हैं. तो ऐसा एक पहला आदमी तो आया होगा कभी, एक जिसने कहा होगा ये ज़मीन मेरी है. इन मोस्ट ऑफ योर टाउन्स दैट इज योर लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या दिल्ली में दो बॉडीज हैं, या एमसीडी है, डीडीए है, मोस्ट ऑफ द लैंड इज ओन्ड बाय डीडीए. डीडीए कहता है पहले मेरी ज़मीन थी, फिर मैंने बेचनी शुरू करी. तो गुड़गांव में पहले किसानों के पास ज़मीन थी, फिर डीएलएफ वाला आया और डीएलएफ वालों ने आगे बेच दी उसको डेवलप करके, राइट? दैट इज व्हाट अ बिल्डर डेवलपर रियली इज, दे डेवलप लैंड, राइट? रॉ लैंड. बट वो लैंड कभी किसका, सबसे पहला किसका हक है उस पर? सबसे पहला एक्चुअली हक तो ईश्वर या परमात्मा का ही है, जहाँ से ज़मीन, जहाँ से उपजी. अब आप कहेंगे मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं तो इसमें मानता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं. जब कोई ना था तो खुदा था, गालिब का एक कपलेट है, ना था तो ना था कोई तो खुदा था, ना होगा कुछ, चलो खैर हमें शेर शायरी की तो क्लास है नहीं, इनफैक्ट मुझे एग्जैक्ट लाइन याद भी नहीं आ रही. एनी विच वे, so there was no uniform period of limitation in the British era as well. So to consolidate all the different limitations that the courts had, and why did the courts have limitation, is to prevent you from disturbing them कि 5 साल बाद उठ के आ जाते हैं, 7 साल बाद उठ के आ जाते हैं. For example, let us say that you run a coaching academy, let us say that you run courtroom, and you started off in 2017. Let us say that you made a transaction to someone in 2017 and some student paid your fees, और स्टूडेंट 6 साल बाद उठ के आ गया, मेरा ना उस साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, मेरे को रिफंड दे दो. आप कहेंगे हैं, पहली बात तो इज दैट, मतलब मैंने अपनी सर्विस रेंडर करी थी, सेकेंडली 6 साल बाद कैसे हो सकता है, राइट? तो कोर्ट्स उस टाइम पे जब यूके एरा के अंदर, बट देयर वाज नो सिंगल एक्ट, तो वो अपने अपने हिसाब से लिमिटेशन डिसाइड करते थे. नाउ सो द फर्स्ट एक्ट दैट पॉप्ड अप, the first act that popped up was in 1862, then we had a new one in 1871, then we had a new one in 1877, then we had a new one in 1908. CPC भी 1908 में आई थी, because CPC cannot function without Limitation Act, because Limitation Act is primarily geared towards civil suits. And then the final act that incorporated Law Commission's third report came out in 1963. This is a popular pre का question. The Limitation Act किसके आधार पे है, या it encodes which provisions, that is the Limitation Act, sorry, the Law Commission third report. And then homework for you, immovable property की आप definition check करेंगे in TPA, and check भारतीय न्याय संहिता में movable property, immovable property कहीं पे बोल रहा है क्या definitions के clause में. I think इन्होंने सारी definitions उठा के section 2 में डाल दी हैं भारतीय न्याय संहिता में, तो उसको आपको वहाँ से एक बार ही देख लीजिएगा. मैंने बेरा एक्ट आपको भिजवा दिया. अगर आप केवल सीपीसी के कोर्स में, ऑफ कोर्स हमने आपको नहीं भिजवाई है, सो डू नॉट वेल होल्ड माय कॉलर कि आपने मेरे को क्यों नहीं भिजवाई, क्योंकि आप केवल सीपीसी के कोर्स में, सो इट इज एक्सपेक्टेड फॉर यू टू हैव योर बेयर एक्ट ऑफ सीपीसी. ऑलराइट, तो भारतीय न्याय संहिता आप वहाँ से करेंगे. अब इस एक्ट का जो मेन, जो मूल जो मंत्र है, जैसे हमारे यहाँ पे शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र होता है, या सिखों में एक ओंकार होता है, जिसपे सब कुछ आधारित है बेसिकली, दैट इज राइट नॉट एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉन एग्जिस्टेंट. That is the core concept of this act. Right? Not exercised for a long time is non-existent. आप खुद ही अपने हक के लिए नहीं आए. For example, I'll tell you a story of one individual, जिनके पिताजी तब गुजर गए जब वो 3 साल का आदमी था, एज इन बच्चा था तब, तो आदमी के बोल रहा हूँ मैं. अच्छा,
एंड देन ये उनको बताया गया कि जो आपके जो दादाजी का जो घर है वो तो आपके पिताजी ने उनके ताए जी से सेटल वेटल कर लिया था और आपका उसमें कोई हक नहीं. Let us say that that child does not agree to this theory when he grows up, and let us say that he does law later on, or she does law. It can be a female as well, and she does law later on, and she wants to sue. And but now she's 25 years old, and this happened. The settlement happened even before her birth, and there is no proof of settlement, वगैरह वगैरह. And nobody exercised. So her mother never really exercised the right, and this is, by the way, a real life scenario. Now, when she's done her law and she wants to now claim her right in her ancestral grandfather's home, it just cannot be done because rights not exercised for a long time, well, they become non-existent. आप ही नहीं आए ना, उनकी मम्मी नहीं तो केस वेस लगा देती, कोई कंप्लेंट तो करते, कोई मैजिस्ट्रेट के पास दौड़ती, कोई पुलिस के पास दौड़ती कि देखो मेरा हक मारा जा रहा है, कुछ तो करते आप. अगर आप नहीं आए तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा. It is as simple as that. All right. So it reduces litigation. That is, if law of limitation were never, never there, or if it were not there, the courts will be overburdened by litigation. And remember, procedure, one of the main aspects of procedure always is to reduce vexatious litigation. Vexatious litigation. Let me check. यहीं पे इसको करेक्ट कर लेते हैं. Vex क्या था हमारा? Vexatious. See, I am not even going to edit it out. कभी कभार बोलते बोलते खुद vexatious बोल रहा हूँ. Vexatious, VEXATIOUS. So whenever we usually record the lectures, बोलते बोलते जब कोई डाउट होता है तो और बीच में कुछ गलती हो रही होती है और बाद में पता चलता है, we usually edit it out. I usually try to leave it in the lecture like it is, because so that you also know that well I am also human and you are also human and nobody is perfect. क्योंकि कभी कभार लगता है कि यार ये देवता आदमी है, इससे तो कोई गलती होती नहीं. ऐसा कुछ नहीं होता. व्यक्ति पूजा कभी भी आप भारतवर्ष में ना करें तो अच्छा रहेगा. देवता पूजा जरूर करें, व्यक्ति पूजा ना करें. ऑलराइट. सो इट रिड्यूसेस लिटिगेशन एंड वेल एक मैंने मतलब मेरा ही कॉन्सेप्ट है, मेरा इन द सेंस कि किसी किताब विताब में नहीं देखा. जैसे हम कहते हैं कैविड एम्प्टर बाय बेवेयर, कैविड वेंडिटर the seller beware, caveat lector, LECTOR is reader beware. Whatever you're reading, whatever you're being taught, well, you beware, you double check it. Caveat litigant, the litigant beware, time पे आओ कोर्ट में, time पे नहीं आए, rights not exercised for a long time, they are non-existent. ठीक है जी, okay. So दो मैक्सिम लिख लीजिए और होमवर्क इन दोनों मैक्सिम को गूगल में डालना है और इनके मतलब लिख लेने. वैसे तो आई थिंक आपके नोट में होंगे पिछले लेक्चर से. इंटरेस्ट रिपब्लिक REI नहीं होना चाहिए, रिपब्लिक क्यों होना चाहिए? ऑलराइट. REPUBLICAE उट सिथ फिनिथ FINIT लिथियम. ऑलराइट. सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. हमने करा हुआ है पहले भी. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, well, so that litigation should come to an end. And vigilante, VIGILANTI. So vigilant, Batman, like vigilante. बस करो, BUS. नॉन डोरमिन, DORMIENTIBUS. जूरा. एंड देन सबविनियुंत, SUBVENIUNT. ये अपने आंसर्स में लिख के ही आना है, जरूर इसको लिखना है. और जब आप ये लिखेंगे तो इसके मतलब भी उनको समझा दीजिएगा. सो लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन दीज टू. ऑलराइट. Then you go to long dormant claims have more of cruelty than justice in them. So we are basically talking about the object of the act. Long dormant claims have more of cruelty than justice in them. अब कल को कोई 20-25 साल बाद केस लगाना शुरू हो जाए, सामने वाला आराम से बैठा, चिल मोड में बैठा लाइफ में, और वो कह रहा है वैसा भी क्या हुआ. Alright. So defendant might have lost evidence to prove a stale claim, right? And a person with a good cause of action should pursue it with right diligence. Alright. So a person with good cause of action should pursue it with due diligence, right diligence at the correct time. सही समय पे सही चीज मिल जाने को ही खुशकिस्मती कहते हैं. एक कपलेट है, मैं बार बार उस शायर का नाम भूल जाता हूँ, जिन्होंने भी लिखी है उनको शत शत प्रणाम कि सड़क तुम अब आई हो जब सारा गांव शहर जा चुका है. तो अगर समय पे अगर मदद ना मिले, उस मदद का भी क्या ही फायदा. Alrighty. Now, so this is the Limitation Act is not meant to destroy rights of parties, but to induce them to sue and to seek the remedy very promptly, on time. Alright.
Now procedural and adjective law जो कि हमने पहले भी करा था is to facilitate justice. Now of course the schedule is divided in three parts written. First is the आपकी अच्छा ये यहाँ पे first division, second division and third division. Basically first division relates to suits. Substantive part of the suits are given in section 1 to 32 and जो मैंने आपको article number लिखा था that's the first division of the schedule. Second division relates to appeals. The third division relates to applications. Alright. एप्लीकेशन अपील होपफुली अच्छा अपील वाला लेक्चर तो अभी सीपीसी का करना है बट एप्लीकेशन होपफुली समझ में आ रही है अब इसलिए दैट्स व्हाई आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस आपकी the limitation act at this point of time. So sections they control articles. So well sections will overrule articles. Ab usually you will want to have harmonious construction over these sections. But agar if a conflict arises, if a conflict does arise, well then the sections will overrule the article. The section has to be given the preference over the article. Usually very academic बात है real life में as such इसकी कोई ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है. Exhaustive, yes, the limitation act is exhaustive and the court can't travel outside of it. And well, if there is no mention, let us say there is a suit of any description that is not mentioned, or if let us say that there is something that you're looking for or some kind of case that you're looking for in limitation, if it's not mentioned, well, the limitation act will just not apply. Usually the code applies article 113, that is the residuary portion. Residuary constitution से याद आ रहा है. What do you mean residuary? कि जिसका कहीं नाम पता नहीं है उस पे ये वाला आप article apply कर रहे हो. So basically it's no application, right? Does it have a retrospective effect? Now by law, by the general rule कह सकते हैं, substantive law applies on prospective and procedural laws are usually retrospective in nature. And यहाँ पे जो आपका जो limitation act है, that's usually हम कह सकते हैं कि that has retrospective application as well because well it applies to proceedings already commenced before the beginning of the act because there were multiple versions of the act. अब केस तो लगने कभी बंद हो जाएंगे and limitation act never will destroy your remedy. Basically it can bar your remedy but it cannot destroy the right that is already accrued to you. We'll come to that. We're coming to that abhi. So the limitation act bars remedy. It does not destroy the substantive right accrued in favor of a party. It basically अब मान लेते हैं so this is relates to that Indian Contract Act वाला फंडा which is the standard फंडा in which the Indian Contract Act ये section homework for you किस section में it is somewhere around the 24-25 के अंदर 25 के अंदर होगा जहाँ पे exceptions दे रखी हैं wherein you want the contract to be written or registered otherwise or except right exceptions वहाँ पे थी I think it was 25 24 I can't really recall it right now any which way so वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी that well this section does not apply to of course not in the exact wordings it does not apply to a time barred debt by limitation act अब है क्या what does this mean so for example so standardly assume करते हैं कि standard भी क्या होगा in fact correct ही होगा कि debtor creditor की situation है एक बंदे ने दूसरे को पैसे देने हैं तो debtor creditor की situation है and it's a payment of time barred debt कि डेटर ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए टुमारो ही फाइंड्स आउट अरे क्रेडिटर तो मेरे पास पैसे मतलब ले ही नहीं पा मतलब लगा ही नहीं सकता था केस तो वो वापस ही कैन नॉट क्लेम इट बैक सो जस्ट बिकॉज द सूट वाज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट मीन कि आपके पैसे नहीं आ सकते यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट you can enter into a valid contract and it will bypass the limitation act that is what the section is saying कि मतलब अब मान लेते 3 साल से ऊपर हो गया आपके मित्र ने आपके पैसे नहीं दिए लेकिन अगर आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि कल को वो इस डेट तक पैसे दे देगा दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इट इज नॉट वॉइड सो द लिमिटेशन एक्ट विल देन नॉट कम इन द वे सो देयरफॉर जो राइट जो आपका है उससे पैसे लेने का लिमिटेशन एक्ट कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट but let us say limitation act is only barring you from approaching a court of law but let us say you enter into a valid contract with your mitra sure enough then you can sue him under the Indian contract and then a separate period of limitation will apply on that when the cause of action of breach of that contract basically will start hopefully you've understood whatever I've tried to say agar nahi hoga to WhatsApp group pe message dal dena I'll just explain it to you again in the next lecture theek hai ji criminal proceedings the maxim or the rule is crime never dies that is the general rule so therefore limitation act does not apply to criminal proceedings except articles 114 115 131 and 132 ये list याद रखनी ही रखनी है and since they are exceptions they are questions for your exams it is as simple as that alright so usually so for example let us say complaint in CR complaint के ऊपर अगर कोई time limitation है जैसे यहाँ पे of course mention नहीं अगर CRPC में कोई mentioned है तो हमें कंप्लेंट वहां से देखनी पड़ेगी इट इज एज सिंपल एज दैट
What about Constitution of India में writs? Article 32, 226, writ jurisdiction of the Supreme Court, 32, Part 3, fundamental rights, right? Heart and soul of the Constitution, Dr. Ambedkar, and the writ jurisdiction of the High Court, 226, and superintendence of the High Court over all other courts, Article 227, right? So the writ is not, it is not a suit, it is not an appeal, or it is not an application. Therefore, the writ के ऊपर there is no limitation act that applies. All right. But however, Article 133 mentions a time period of 90 days for an SLP, that is a special leave petition. कहाँ पे दे रखा? Article 136. Article वो Constitution वाला बोल रहा हूँ, ये Article ये Limitation Act वाला नहीं बोल रहा when I am referring to 136. All right. Tribunals, quasi-judicial, and all other courts. मतलब other than courts, bodies. So you have a lot of bodies. For example, the Election Commission. Does it apply? No. On the Election Commission or Election Tribunal, Arbitration Tribunal, Labor Courts, it does not apply. ठीक है जी. Of course, इसमें सारे के सारे there are classic case laws की list है. Classic case laws I'll give you in the next lecture. So यहाँ पे हमेशा जब भी ये आंसर्स लिखें तो क्लासिक केस लॉज यहाँ पे मेंशन कर दें. बट हाउएवर ये ज़्यादा ये कम इम्पॉर्टेंट है. ये वाले जो हैं आपके ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल. सो दिस वाज डिसाइडेड इन सुशीला देवी वर्सेस रामानंद प्रसाद 1976 1 SCC 361. So that is the citation that you can write if you want to look up the case law. But otherwise this was one aspect that of course must have been considered in the case. Now section 3, it imposes that, well, it is the duty of the court to check whether your suit is being hit by limitation or not. Let us check what section 3 is saying. Open your BERAC and go for section 3. All right, I'll also go for section 3. Alrighty, let us go for section 3. ठीक है जी, section 3. अच्छा, प्री के क्वेश्चन अगले में सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि सेक्शन 2 में से प्री में क्वेश्चंस आते ही हैं. हाउएवर सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं. बार ऑफ लिमिटेशन subject to the provision contained in section 4 to 24 inclusive, of course, well, we include both the sections. Every suit instituted, appeal preferred, and application made. So it is talking about three things. Suit instituted, remember this is a key word, appeal is preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed. Wow, shall be dismissed means it's mandatory, there is no nonsense going on, can't be negotiated with unless and until there are, well, of course, exceptions तो हमेशा ही होंगी. Like for example, legal disabilities are exceptions. Although limitation has not been set up as a defense. अब defense वाले भूल ही गए, तो अगर डिफेंस वाले भूल गए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. लिमिटेशन इज नॉट बीन सेट, इट शैल स्टिल बी डिसमिस्ड. सो पहली आपकी ड्यूटी इज टू डू व्हाट? वेल, इज टू चेक whether limitation is there or not in your suit as a judge. And since आप इस एग्जाम के लिए या इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप केवल एक काम करेंगे, आप अपने हर मेंस के आंसर में सिविल साइड में सबसे पहले लिमिटेशन का पॉइंट ही देंगे और सेक्शन 3 ज़रूर मेंशन करेंगे कि भैया पहले चेक तो कर लूँ केस पे डिसीजन देने से पहले कि लिमिटेशन से हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यस, आई एम स्टेयरिंग एट यू थ्रू द कैमरा एंड आई एम टेलिंग यू टू वेक अप. कितना टाइम हो गया? चार्ज घड़ी भी पहनना भूल गए, टाइम भी पता नहीं चल सकता. कोई बात नहीं. आई यूजली ट्राई नॉट टू एक्सटेंड द लेक्चर बियॉन्ड 90 मिनट्स बिकॉज दैट इज आवर कॉग्निशन एबिलिटी. अगर ये 1.5 घंटे से ऊपर चला जा रहा, अभी तो क्या 1.5 घंटा नहीं होगा, शुड बी अराउंड द 40 मिनट मार्क इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. कभी भी 1.5 घंटे से ऊपर बैठ के पढ़ना नहीं है. ये लोग कहते रहेंगे 18 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े, ब्रेक ले लेके. ब्रेक कब लेनी है? 1.5 घंटे बाद, बिकॉज योर माइंड गिव्स अप. Your mind absolutely gives up after 1.5 hours. That is why those semester exams they're like भाई बहुत हो गया. बीच में एक टाइम आता है ना कि भैया कोई वॉशरूम हो आए, कोई पानी पी लें, कोई हाथ थोड़ा सा बंदा स्ट्रेच व्रेच कर रहा होता है. वो क्या है? That is the mind giving up and it needs like a 2-minute breather. All the high performers, they get taught this rule by their own guides and mentors, and I'm telling you that you need to take a break every 90 minutes. एंड 90 मिनट्स के ऊपर जो भी, अब आप कहेंगे ना ट्रक ड्राइवर तो चलाते रहते हैं, हाँ तभी तो बीच में म्यूजिक, कभी कुरकुरे खा रहा होता है. दैट इज बेसिकली यू आर गिविंग योर ब्रेक टू योर कॉग्निशन सेंसेस. दैट इज व्हाई योगीज एंड साधुज आर सो रेवर्ड बिकॉज दे कैन एक्चुअली ब्रेक थ्रू दिस लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड. केयर, दैट इज आवर ब्रेक. ठीक है जी. ओके, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड. सो 3 पॉइंटर हैं.
प्री का क्वेश्चन है सेट, मार्क कर लीजिए बेयर एक्ट में, अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिस। तो ये पूछेगा आपसे, पक्का पूछेगा, व्हेन इज द सूट इंस्टीट्यूटेड, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, नॉट टू द इम्प्रॉपर ऑफिसर कि उसने रिटर्न कर दी वहां से हम लिमिटेशन गिन रहे हैं, नहीं, हम वहां से अच्छा लिमिटेशन नहीं गिन रहे, मतलब सूट के इंस्टीट्यूशन की डेट गिन रहे, वहां से नहीं गिनी, जब गिने प्रॉपर ऑफिसर्स। In the case of a pauper, मतलब गरीब आदमी, बहुत ज़्यादा you can say bankrupt आदमी, when his application for leave to sue as a pauper is made, and in the case of claim against a company which is being wound up by the court, when the claimant first sends in his claim to the official liquidator, alright, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और कमेंट करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए प्री का सेट क्वेश्चन है, इसको मार्क आउट कर लीजिए। alright, now सेट ऑफ ऑफ के बारे में बाद में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेक्शन 4 देखिएगा, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन इज expires on a day when the court is closed, the suit appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens। अब मान लेते हैं आपके पास 3 साल की लिमिटेशन थी, 3 साल में ईश्वर ना करे कि लीप ईयर आया हो, तो वी कैन गो फॉर 365 into 3 which should be around 900, and then 65 into 3 will be around 135 days, so 900 plus 135 we are looking at 1035 days standard, right? Hopefully my mental maths is correct, आजकल मैं CUET लॉजिकल में काफ़ी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। Anyway, so अब मान लेते हैं on the 1035th day, hopefully this is correct, the court is closed। Well, then you come on the 1036th day or whenever the court reopens, because well the court cannot impose some or ask you to do something impossible, तो उसमें limitation खत्म नहीं हो जाएगी, आप आ सकते हैं। So that is what the object of section 4। अच्छा अब देखते हैं, ये इसके ऊपर मैक्सिमम लिखवाना है मुझे आपको, section 4। So section 4 is lex non cogit, COGIT, impossibilia, एंड ऑफकोर्स आप गूगल में डालेंगे और इंग्लिश मीनिंग उसका वहां से निकालेंगे। एक्टर्स क्यूरी नेमिनेम, हाँ एमएनएम है इसके अंदर, नेमिनेम NEMINEM एंड ग्रावाबिथ GRAVABIT, राइट। सो वी कांट, बेसिकली द कोर्ट इज सेइंग भाई ऐसे थोड़े ना, वी कैन नॉट डिनाई यू जस्टिस बिकॉज द कोर्ट इज क्लोज्ड on that day, right? So lex non cogit या cogit impossibilia is well, we cannot expect you to do something impossible, the court cannot do so, so this is what it is based on, all right। अच्छा, section 5 says any appeal or any application, ध्यान करना सूट नहीं मेंशन करा इसने section 5 में, मार्क कर लो यहीं पे कहीं पे लिख दो, section 5 does not apply to suits other than an application under any of the provision of order 21 of the civil procedure code 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant, remember suit wala plaintiff nahi bol raha hai, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause। अब ये sufficient cause बहुत ही वाइड टर्म है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर कोई ना कोई केस लॉ पक्का होगा, राइट। sufficient cause क्या है, अब ये तो भाई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, नॉट लॉ। हर केस के अंदर क्या होगा, हर केस के अंदर डिफरेंट ही होगा, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन such period, all right। So this is section 5, ठीक है जी। तो section 5 के अंदर you can file an application for condonation of delay, CONDONATION, condonation of delay, कि प्लीज जैसा देख लीजिए मैं थोड़ा लेट हो गया, प्लीज मेरे को डिनाई मत करिए जस्टिस। किस में, अपील और ये एप्लीकेशन में, सूट में सेक्शन 3 आउट, लेकिन सेक्शन 3 में भी थोड़ी सी प्रोविजंस हैं जहां पे रोका जा सकता है आपको। सो सेक्शन 6, legal disability, where a person is entitled to institute a suit or make an application for the execution of degrees at the time from which the prescribed period is to be reckoned। a minor or an insane or an idiot, तो 3 तरीके की लीगल डिसेबिलिटी उसने दे दी, माइनर या इंसेन या इडियट। अब आप कहेंगे इंसेन और इडियट में क्या अंतर है, होता है अंतर, एक बालक बुद्धि और एक मंद बुद्धि में क्या अंतर है। we have run a school for children with learning disabilities, you cannot call them insane for sure because they are not। Can you call them idiots? I won't be that cruel, but however this act is, I won't be that cruel that you can call them idiots, but however they're slow in nature, can they take the benefit of this section? Yeah, they can, alright। He may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time specified therein for the 3rd column of the schedule।
तो कह रहे हैं अगर आपके पास ऐसी कोई डिसेबिलिटी है और लिमिटेशन शुरुआत हो गई एंड हो गई है, तो अगर डिसेबिलिटी अब रिकग्नाइज वगैरह हो गई है, या ये कह रहे हैं डिसेबिलिटी हैज बीन सीज्ड मतलब नेट इन इफेक्ट, you can take even more time to file that. So this is an exception to section 3. Okay, let us go into the details of section 6 later on, as in अगले वाले lecture में when I mark out the bare act for you. Disability of one or several persons, आप in fact ये अपने आप भी पढ़ सकते हैं. Overall I don't think that I need to make a comment here. Section 9, continuous running of time. This is important. When once the time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. Alright, so this is an exception again to section 6. So section 6 was an exception to section 3. This becomes an exception to section 9, section 6. Alright, अच्छा, तो ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल जरा पढ़ के रखिएगा. मैं अगले लेक्चर के अंदर बैराक की डेप्थ्स में जाऊंगा. I want to stick to theory now today. Section 5 is condolation of delay. अगर आपके पास sufficient cause है, only on appeal or application, not on a suit. ये कॉन्डोनेशन सफिशिएंट कॉज की जरा क्लासिक केस लॉ लिखी थी, जिसमें गाइडलाइन दी थी टू आइडेंटिफाई सफिशिएंट कॉज की भाई मतलब तुम्हारे पास वाकई में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे. सो कलेक्टर एल ए ब्रैकेट में कलेक्टर एल ए वर्सेज कटीजी KATIJI वर्सेज ये आपके सॉरी कलेक्टर एल ए वर्सेज कटीजी 1987 to SCC 107 AIR 1987. Just giving you the citation if you're interested in reading it. Alright, so section 3. अब यहाँ पे condonation on basically on suits, it is not allowed. If you are getting late in instituting a suit only, that condonation the court cannot allow. But however, अब हो सकता है ना कि सरकार को ये सब बात पता है और सरकार जानबूझ के it starts misusing the limitation act. And Article 14 says that equality of before law, and the government usually is quite higher in the equality matrix than compared to us, because they have a lot of power. The state under Article 12 has a lot of power, and as you've seen recently, the state is getting a lot more power day night in and day out. ये तो हमारे को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और थोड़े पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और ईश्वर भला करे उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों का जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स दे दिए थे. However academic they may be, they still act as a safeguard against the state की state पूरी हरकत नहीं कर सकता. At the Supreme Court अभी भी एक I think अभी भी एक local MP ने speech दी थी parliament that who is the Supreme Court to review a court, they review a law. तो वो तो parliament ने दिया है, तो they reign supreme. ऐसा नहीं भैया, बहुत बहुत गलत बातें हो रही हैं आजकल. However, खैर let us not enter into a political debate. Alright, so legal disability is in section 679. अगले lecture में कर लेंगे. Exclusion of time is about in 12 to 15, sections 12 to 15, and postponement ये आपकी of limitation is 16 to 23, and postponement के लिए आपको सबसे पहले चाहिए completed the cause of action for limitation to apply. So you have exclusion of time 12 to 15, postponement 16 to 23. To make better sense of the next lecture, I want you to go through the sections yourself before I make a commentary on it in the next one. Alright. अब क्या चक्कर है कि लिमिटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए. सो देयर हैज टू बी अ पर्सन हु कैन सू, मोस्टली द प्लेंटिफ. देयर इज अ पर्सन कैन बी सूड, हु कैन बी सूड, दैट इज द डिफेंडेंट. एंड देयर हैज टू बी अ कंप्लीटेड कॉज ऑफ एक्शन. अब जस्ट बिकॉज मतलब कॉज ऑफ एक्शन अगर अराइज ही नहीं हुआ तो लिमिटेशन हाउ विल इट बिगिन टू रन. ऑलराइट, तो कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट और इन अपील और इन एप्लीकेशन. सेक्शन 27 जो है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ राइट, वेल इट इज एन एक्सेप्शन. Alright, so section 27 जरा देखते हैं. And article 113 is the residuary. Section 27 को mark भी कर लेना. Section 27 आता भी extinguishment of right to property. At the determination of this, the period hereby limited to any person who is instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. This is the only time that the Limitation Act extinguishes your right. Remember, मैंने पहले कहा था कि it does not extinguish your right. Section 27 is an exception to that rule. It at the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property. So this is primarily talking about adverse possession cases. His right to such property shall be extinguished. ये बहुत बहुत dangerous मामला है और ये section हमेशा याद रखना चाहिए. Section 27 के अंदर the Limitation Act, well it extinguishes your right to possession maybe even of your own property. Alright, and what is that period? Usually for private properties it is 12 odd years, right? So this section then will be implemented by the article. Homework for you, find me the article जिसके अंदर ये 12 साल का period mention है, and that was the main article which was in contention in that Ram Mandir
वाला जो आपका जो केस जो अभी हुआ है, मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस महंत दास, सुदेश दास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। आर्टिकल 142 वाज यूज्ड पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, इसमें 5 एकड़ मस्जिद दे दी गई। हाउएवर इट वाज अ टाइटल डिस्प्यूट and it related to limitation article and section 27 of the limitation act. Yes, it was a civil suit for title in which the Supreme Court said, well, the Hindus have proved that they have sufficient title, and मुस्लिम साइड कह रही थी नो वी हैड एडवर्स पोजेशन, हमें 12 साल आपकी लिमिटेशन में लिखा, हम तो 600 साल से बैठे। सो द हिंदू साइड सेड दैट उसके लिए एक कंडीशन है भैया कि आपको अनइंटरप्टेड बैठना। सो द कोर क्रक्स ऑफ द केस वाज द कोर्ट वेंट इनटू द निटी-ग्रिटी डिटेल्स कि वाकई में इंटरप्शंस हुई थी कि नहीं हुई थी। And then, well, they went into the history and geography, and they said there is no clear side title to the Muslim side, and they have not proved adequate adverse possession. ये था वो केस। सो इट रिलेट्स प्राइमरली टू लिमिटेशन। बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, कभी अगर टाइम लगे तो ज़रूर पढ़िएगा। हाउएवर यहाँ पे सेक्शन 27 को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछते हैं। होमवर्क मुझे वो 12 ईयर्स वाला ढूंढ के देना, और सरकारी ज़मीन का 30 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड है। आर्टिकल बस ढूंढ के अपनी बैराक में मार्क कर लेना, और आर्टिकल नंबर हमेशा चाहिए। रेजिडुअरी 113 तो चाहिए। सेक्शन 27 याद रखना ही रखना है, और आपके वो जो एक्सेप्शंस जो हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो लग रही हैं, वो अप्लाई करना है। लेट्स वाइंड अप दिस लेक्चर हियर, एंड अगले लेक्चर में लेट अस पिक अपार्ट द बैराक। बड़ी छोटी सी है, उसी में काम हो जाना चाहिए, तो हमारे लिमिटेशन का काम हो जाएगा। आई विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट दे कीप ऑन आस्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसकी लिस्ट भी बना लेंगे हम। एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर लिमिटेशन, ठीक है जी। और फिर वापस आ जाएंगे सीबीसी में, ताकि बस सीबीसी के 4-5 लेक्चर ही हों, और जो मेन जो है उसके बाद सीबीसी भी खत्म है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। अब तो नई आईपीसी, नई सीआरपीसी, नई एविडेंस आ ही रही है। सिविल साइड का तो क्रिमिनल साइड भी छेड़नी शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। टेक केयर, बाय।